क्रिस्टियानो रोनाल्डो करियर के शुरुआत में एकदम फेयर, मगर आज डार्क बर्न्ट स्किन। सारे टॉप सेलेब्स जैसे सेलिना गोमेज, एरियाना ग्रैंड, जेनिफर एनिस्टन, इन सब का स्किन टोन डार्कर होता गया, क्योंकि वेस्ट में यूएस सर्विस के हिसाब से 70% से भी ज्यादा लोग मानते हैं कि टैन स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। बट इंडिया में मेरे कमबैक के साथ कुछ नहीं बदला, ना मेरी एक्टिंग, ना मेरे को-स्टार्स, और मेरी स्किन नॉट सो मच। क्या सच में सबको पता है पहले काजोल की स्किन ऐसी डार्क हुआ करती थी, एंड नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। वो एकदम से कई शेड्स लाइट हो गई। और काजोल क्या, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु, इन सब की स्किन भी पिछले कुछ सालों में कई शेड्स वाइट हो गई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, डेटिंग एप्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सेम फेस, सेम बायो, सेम फोटोज, बस स्किन टोन को चेंज कर दिया गया और रिजल्ट्स 40% ड्रॉप इन मैचेस। इंडिया में 71% विमेन और 65 से 70% मेन फेयर पार्टनर्स को प्रेफर करते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज के ये टिपिकल डायलॉग्स, थोड़ी गोरी होती तो अच्छी लगती, धूप में मत निकला करो, काले हो जाओगे। मे बी आपने भी कभी मिरर में देखकर ये पूछा होगा कि मैं और फेयर कैसे हो सकता हूं या हो सकती हूं। साइंस प्रूव कर चुका है कि सिमेट्रिकल फेस, बॉडी प्रोपोर्शंस, हाइट, ये सब ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। बट क्या कोई स्पेसिफिक स्किन कलर भी एक टाइप का ब्यूटी कोड है? क्या कोई स्पेसिफिक स्किन कलर साइंटिफिकली रोमांटिक लव या सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? 2012 में साइकोलॉजिस्ट इयन स्टीफन ने ये इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स डिस्कवर किया था। एशियंस फेयर स्किन को अट्रैक्टिव मानते हैं, मगर यूरोपियंस टैंड या डार्कर स्किन को। मतलब सेम स्पीशीज, सेम ब्रेन, पर ऑपोजिट अट्रैक्शन। ये कैसे पॉसिबल है? साल 1923 फ्रेंच रिवेरा, दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैशन आइकॉन कोको शैनेल की फाउंडर, गलती से धूप में टैन हो गई। जब पेरिस वापस आई तो मीडिया ने उसे सन किस्ड लग्जरी का सिंबल डिक्लेयर कर दिया। और बस इस एक एक्सीडेंट ने पूरी दुनिया की ब्यूटी डेफिनेशन को ही बदल दिया। बट सोचो, अगर एक एक्सीडेंट ब्यूटी के डेफिनेशन को रीडिफाइन कर सकती है, सो हम जिसे ब्यूटी समझते हैं, क्या ये बायोलॉजिकल है या सोशल है? I mean, हमारे जेनेटिक प्रेफरेंस पर यह डिपेंड करता है या फिर सोशल ट्रेंड्स पर? क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, आप जो अभी हो नेचुरली, हो सकता है आप साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बस आपके फीचर्स सोशली ट्रेंड नहीं कर रहे। ऐसे में तो ट्रेंड की नकल करके आप अपनी ओरिजिनल ब्यूटी ही खो दोगे। और इसीलिए हमें भीड़ की भसड़ में नहीं, बल्कि साइंटिफिकली फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से स्किन कलर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इसका रोल ही इतिहास भर में क्या रहा है और ऑब्जेक्टिवली कौन सा स्किन कलर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। सो आज से करीब 1.2 मिलियन सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स फरी हुआ करते थे। पर जैसे जैसे अफ्रीका घने जंगलों से खुले ग्रासलैंड्स में बदला और हमारे पूर्वजों को अब शिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ने लगी, तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। अफ्रीका जैसे इक्वेटोरियल जगह में फर के साथ दौड़ना मतलब ऐसा था मानो मोटा स्वेटर पहनकर हम राजस्थान की गर्मी में दौड़ रहे हैं। ऊपर से फर के वजह से हम स्वेट भी नहीं कर पाते थे, और इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों का फर धीरे धीरे करके शेड होने लग गया। सो अनफॉर्चुनेटली बिना फर के उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। फर के ना रहने से स्किन का यूवी प्रोटेक्शन भी चला गया, और अब हमारे शरीर को डेस्परेटली एक नेचुरल सनस्क्रीन की जरूरत थी, बिकॉज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सन के बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और बस इसी पॉइंट पर एवोल्यूशन हुआ इयोमेलेनिन का, जिसका डार्क कलर सूरज की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को काफी स्ट्रांगली ब्लॉक कर सकता था। और ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करने लग गया, जो यूवी रेस को स्कैटर करके रिफ्लेक्ट कर देता, ताकि वो स्किन के डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट ना करे और डीएनए को डैमेज करके कैंसर जैसी बीमारियां ना कॉज कर पाए। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेक्निकली इयोमेलेनिन की वजह से हमारे फर का रोल अब हमारे स्किन ने ले लिया था। और इसीलिए अफ्रीका पर जन्म लेने वाली वो पहली होमोसेपियंस की प्रजाति, दे वर ऑल डार्क, बट दिस कंटिन्यूड फॉर ओनली अ व्हाइल। इसके बाद आज से करीब 1 लाख BCE के आसपास हमारे पूर्वज शिकार की तलाश में पहली बार अफ्रीका से बाहर वॉन्डर करने लगे और ऊपर मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब ऐसे में ऑब्वियसली इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाने की वजह से यूवी रेडिएशन की मात्रा ड्रॉप हो रही थी। बट इन अर्ली होमोसेपियंस का कलर तो अब भी डार्क था।
सो इन्हें यूमेलेनिन की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट इन न्यूली फाउंड रीजन्स में तो यूमेलेनिन उल्टा यूवी रेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रहा था, जिस वजह से एक कैस्केड ऑफ अलग प्रॉब्लम्स ही ट्रिगर हो रहे थे। बेसिकली यूवी लाइट की मदद से ही हमारा स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। यही विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज नो यूवी लाइट और इसीलिए नो विटामिन डी, एंड नो विटामिन डी इसीलिए हद से ज्यादा कमजोर बोन्स, व्हिच वाज अ बिग प्रॉब्लम। एंड इन फैक्ट आज भी आप देखोगे कि यूरोप में जो व्हाइट लोग हैं, जिन्हें रेशियली कॉकेशियंस कहा जाता है, उनकी बोन डेंसिटी अफ्रीकन्स के मुकाबले काफी कम होती है और इसीलिए उनमें आपको बोन फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ब्रिटल वीक बोन्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों में फिर से एक बार एवोल्यूशन हुआ। एक लाइटर पिगमेंट का जन्म हुआ कॉल्ड फियोमेलेनिन, और उसके येलो टू रेडिश ब्राउन कलर की वजह से ये बेसिकली एक वीकर फिजिकल बैरियर का काम करता था, जिस वजह से हमें एटलीस्ट उतनी यूवी लाइट तो मिल ही पा रही थी जितनी विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी थी। अब यहीं से स्किन कलर कोई एक डिस्टिंक्ट फीचर नहीं, बल्कि इनके कई अनेकों वेरिएशंस दिखने लगे। अब इंसान एक सोशल एनिमल है। हमारा सोशल नेचर कोई चॉइस नहीं, सर्वाइवल से लिंक्ड रहा है और इसीलिए सोशल ट्रेंड्स का हम पर साइकोलॉजिकली एक कंपल्सिव इफेक्ट क्रिएट होता है। सो जैसे जैसे सोसाइटीज और हायरार्कीज बनी, फिजिकल ट्रेट्स को लोगों ने स्टेटस और पावर के सिग्नल्स के रूप में पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि स्किन टोन एक हाईली विजिबल ट्रेट है, कई सोसाइटीज में ये स्टेटस का सिग्नल बनने लग गया, पावर का पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग दिन भर धूप में काम करते, खेतों में, खदानों में, सड़कों पर, उनकी स्किन डार्कर होती गई, और जो लोग इंडोर्स रहते, पैलेसेस में, टेम्पल्स में, कोर्ट्स में, उनकी स्किन लाइटर होते गई। सो डार्क स्किन बिकेम इक्वल टू लेबर एंड फेयर स्किन बिकेम इक्वल टू नॉलेज, वेल्थ एंड पावर। कॉलोनियल एरा में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ। फेयर स्किन पावर और सुपीरियरिटी का सिंबल बन गया और डार्क स्किन गुलामी की निशानी। और इन्हीं पैटर्न से कलर को लेकर एक साइलेंट पावर परसेप्शन डेवलप होने लग गया। और जब कोई चीज परसेप्शन बन जाती है, सोशल स्टेटस का सिग्नल बन जाती है, तो लोग उसे गेम करना भी शुरू कर देते हैं। एंशिएंट चाइना में एलीट वुमेन लेड बेस्ड व्हाइट पाउडर यूज करने लगी। जापान में गीशास को डेलिबरेटली पेल बनाया जाता था, और इंडिया में तो एक पूरा सिस्टम ही बन गया वर्ण। कम लोग ये जानते हैं कि वर्ण का मतलब रंग होता है, जो बाद में एक सोशल क्लास सिस्टम की तरह इवॉल्व हो गया। सो जस्ट इमेजिन इंडियन माइंडसेट, रंग को सोशल क्लास की तरह देखना, इसके अंश आज तक हमें दिखते हैं। सो अब सवाल यह आता है कि अगर फेयर स्किन पावर का सिग्नल था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऐसा क्या अचानक से हो गया कि यूरोपियंस इसी गुलामी के डार्क कलर को आज अट्रैक्टिव मानने लग गए? वेल, 18th सेंचुरी में यूरोप में एक मैसिव चेंज आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लोग फार्म्स से फैक्ट्रीज में शिफ्ट होने लगे, और पहली बार इतिहास में वर्किंग क्लास ने पूरा दिन इंडोर्स काम करना शुरू कर दिया। सडनली एक स्ट्रेंज रिवर्सल हो गया। फैक्ट्री वर्कर्स पेल होने लग गए, गोरे होने लग गए, और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वेकेशंस, मेडिटेरेनियन बीचेस, आउटडोर लीजर, उन्हें सन एक्सपोजर मिलने लग गया। मतलब पहली बार इतिहास में टैन स्किन का मतलब हो गया लग्जरी लाइफस्टाइल। यह रिवर्सल इतना स्ट्रॉन्ग था कि कई हिस्टोरियंस इसे लीजर क्लास टैनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और फिर 1920s में कोको शैनल का वो टैन होना, फ्रेंच मैगजीन्स ने लिखा गोल्डन ग्लो ऑफ हेल्थ, और बस उसके बाद टैनिंग सडनली फैशनेबल हो गया। 1950s तक यूरोप में बीच हॉलीडेज लग्जरी सिंबल बन चुके थे, और टैनिंग वेल्थ का विजुअल प्रूफ। और एज यूजुअल जैसे पावर का परसेप्शन बदला, ब्यूटी स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली बदल गया। सो अंडरस्टैंड, ये कभी स्किन कलर की कहानी थी ही नहीं। दुनिया के हर एक देश में आपको ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो वहां के कल्चर्स में अट्रैक्टिव माना जाता है, और फिर चाहे वो दुनिया भर के लोगों को कितने भी वियर्ड क्यों ना लगे, और फिर चाहे उनके यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ अट्रैक्टिवनेस से कोई लेना देना भी क्यों ना हो। म्यांमार की कायन ट्राइब का ही एग्जाम्पल ले लो, जहां पे लंबी गर्दन वाली महिलाओं को सुंदर माना जाता है, और इसीलिए वो अपने गले में ऐसे ब्रास के रिंग्स पहनते हैं सिर्फ ताकि उनकी गर्दन लंबी हो सके। देन मॉरिशस में औरतों का ओवरवेट होना अट्रैक्टिव माना जाता है। सो वहां पर माँ बाप खुद जबरदस्ती अपनी बेटियों को एक दिन में 16,000 कैलोरीज खिलाते हैं ताकि उनका वेट गेन हो सके। 16,000 कैलोरीज, यार एक एवरेज इंसान सिर्फ 2,000 कैलोरी खाता है। अब ट्राइब्स का एग्जाम्पल छोड़ो, साउथ कोरिया जैसे देश का एग्जाम्पल लो। ये तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना कि दुनिया भर में लड़कियों को मैनली लड़के ज्यादा पसंद होते हैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम।
और इसीलिए इंडिया में भी काफी लड़कों को बियर्ड इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन साउथ कोरियन लड़कों का तो लुक काफी फेमिनिन होता है और वहां पर लड़कियों को, इवन इंडिया में साउथ कोरियन फैंस को तो यही फेमिनिन ट्रेट्स अट्रैक्टिव भी लगते हैं। पर ऐसा क्यों है? ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन ट्रेट्स को अट्रैक्टिव मानता है जो बेटर लिविंग कंडीशंस को सिग्नल करते हैं। 1995 में साइकोलॉजिस्ट नैन्सी एटकॉफ ने सजेस्ट किया था कि मोस्ट ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अक्सर स्टेटस इंडिकेटर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो चीज सोसाइटी में प्रिविलेज को सिग्नल करती है वही ग्रेजुअली अट्रैक्टिव लगने लगती है। वंस अगेन हमारा ब्रेन सोशल डिमांड या एक्सेप्टेंस को सर्वाइवल और पावर से इक्वेट करता है और इसीलिए यूरोप में जैसे ही टैन स्किन लीजर और वेल्थ से एसोसिएट हुआ तो वो अट्रैक्टिव बन गया। और इंडिया जैसी सोसाइटीज में जहां पर हिस्टोरिकली फेयर स्किन पावर और प्रिविलेज से एसोसिएटेड रहा है, यहां पर फेयरनेस अट्रैक्टिव लगता है हमें। ब्यूटी कई मायनों में बायोलॉजी का असर नहीं बल्कि स्टेटस साइकोलॉजी का साइड इफेक्ट होता है। और जब एक प्रेफरेंस सोसाइटी में एस्टैब्लिश हो जाती है तो मार्केट्स उसे खूब एक्सप्लॉइट करते हैं। यूरोप में टैनिंग सलून्स, स्प्रे टैन्स, ब्रॉन्जिंग कॉस्मेटिक्स, बट इंडिया में व्हाइटनिंग क्रीम्स, लेजर ट्रीटमेंट्स, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, दोनों जगह इंडस्ट्रीज एक ही चीज बेच रही है, स्टेटस का इल्यूजन। स्किन कलर ओरिजिनली सिर्फ एक चीज सॉल्व करने के लिए बना था, सनलाइट। साइंटिफिक नजर से ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो इंडिया में ब्राउन स्किन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि ये बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे देश में। मगर हम इंडियंस रंग को देख ही कहां पे रहे हैं, हम तो स्टेटस को देख रहे हैं। हम अपनी स्किन को फेयर नहीं करना चाहते, हम अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं। स्किन कलर का ऑब्सेशन रंग की लड़ाई नहीं है बल्कि स्टेटस की लड़ाई है। और यही इल्यूजन को बरकरार रखते हैं सेलिब्रिटीज जो एपिटमी ऑफ स्टेटस सिग्नलर्स है। बॉलीवुड रियलिटी नहीं एस्पिरेशन सेल करता है। फेयर स्किन इज इक्वल टू सक्सेस, फेयर स्किन इज इक्वल टू डिजायरेबल, फेयर स्किन इज इक्वल टू वर्दी। आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज फेयर छोड़ो वाइट हो जाते हैं, बट इसका रिजल्ट लाखों यंगस्टर्स बिना किसी सही अवेयरनेस के, बिना उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझे व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के लिए लग जाते हैं लाइन में। आईवी ड्रिप्स, केमिकल पील्स, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस साउंड्स ग्लैमरस, बट इसका कॉन्सिक्वेंस काफी ब्रूटल हो सकता है। क्योंकि ये देखना जरा, आज से कुछ साल पहले जब एक गौरी खान नाम की मॉडल खुद शिल्पा शेट्टी के ब्यूटी स्पा में गई और उसने वहां पर एक महंगी स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाई तो गोरा होना तो छोड़ो, उसकी स्किन पील होने लगी, उसमें व्रिंकल्स पड़ने लगे और उसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स आ गए। और ये सिर्फ कोई इकलौता केस नहीं है। कई सारी लड़कियां जब वो सेलेब्स के जैसे दिखने के लिए स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाई तो कईयों के चेहरों पर ऐसे येलोइश ब्राउन धब्बे पड़ गए जिसे ओक्रोनोसिस कहते हैं। कुछ के स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने मिले। और अभी 2020 में एक लड़की को तो ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट अटैक ही आ गया जिसकी वजह से उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो गई। तो अब यहां पर यही सवाल आता है कि तो फिर ये सेलिब्रिटीज रातों रात इतने शेड्स फेयर कैसे हो जाते हैं? वेल, उसे समझ पाने के लिए चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये मेलेनिन बनने का प्रोसेस ही क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइक आई सेड, मेलेनिन दो किस्म के होते हैं, डार्कर यूमेलेनिन और लाइटर फियोमेलेनिन, और इन्हें मेलानोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल्स अपने अंदर बनाते हैं। पर किसी भी तरह का मेलेनिन बने वो पूरे स्किन भर में आखिर फैलेगा कैसे? सो फॉर दिस मेलानोसाइट्स अपने बनाए मेलेनिन को मेलानोसोम्स नाम के पैकेट्स में भर के बाकी सेल्स को पास ऑन करते हैं ताकि पूरा स्किन इवनली कलर हो सके। अब इस पूरे प्रोसेस में ना एक टायरोसिनेस नाम के एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है और आगे आप समझोगे क्यों। सो ऑल इन ऑल, अगर स्किन को व्हाइटन करना है तो इस यूमेलेनिन बनने के प्रोसेस को ही ब्रेक करना होगा, जिसके लिए 3 लेवल्स पर एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 1, किसी तरह से यूमेलेनिन के प्रोडक्शन को ही रोक दो, या फिर यूमेलेनिन को कम करके फियोमेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। नंबर 2, मेलानोसाइट्स यानी कि मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को ही मार दो। नंबर 3, मेलानोसोम्स यानी कि मेलेनिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब इनमें से फर्स्ट लेवल पर अगर आप एक्ट करते हो तो आपको एक टेम्पररी व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड लेवल पर एक्ट करोगे तो यहां पर रिजल्ट्स कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के हो जाते हैं। सो नाउ दैट यू हैव द जिस्ट, सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि स्किन व्हाइट एग्जैक्टली कैसे होती है। सो फर्स्ट लेवल इज मेलेनिन के प्रोडक्शन के प्रोसेस को ही मैनिपुलेट करना। इसके लिए इस चार्ट को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन
ये दोनों ही पिगमेंट्स एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनते हैं। अब इसे देखकर घबराओ मत, इसमें मेजरली आपको सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, यू कैन सी कि यूमेलेनिन यानी कि डार्क वाले मेलेनिन के बनने में एक टायरोजिनेस नाम के एंजाइम का बहुत यूज होता है, लेकिन यही एंजाइम लाइटर मेलेनिन यानी कि फियोमेलेनिन के बनने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, आप देख सकते हो कि एक डोपा यानी डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनाइन नाम का मॉलिक्यूल है, वो जब टायरोजीन नाम के अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है तो अल्टीमेटली यूमेलेनिन बनता है। पर अगर उसी में टायरोजीन के जगह पर सिस्टीन नाम का एमिनो एसिड अटैच हो जाता है तो शरीर में यूमेलेनिन की जगह पर फिर फियोमेलेनिन का प्रोडक्शन होने लगता है। कहने का मतलब है कि यहां पर सिर्फ एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल हमारे स्किन कलर का फेट डिसाइड करता है। सो अब समझते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं। अलग अलग कॉस्मेटिक इंजेक्शंस और ट्रीटमेंट्स के जरिए वो सबसे पहले इन दो प्रोसेसेस को आर्टिफिशियली छेड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्किन वाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथायोन, जो कि सेलिब्रिटी सर्कल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हेवीली इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिल्स और इंजेक्शंस दोनों मिलते हैं और ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स यानी कि रिएक्टिव एटम्स को ट्रैप करता है। अब ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को कैसे स्टॉप करता है, तो उसके लिए यहां पर देखो, ये टायरोजिनेज दिख रहा है। ये लाइक एनी अदर एंजाइम एक प्रोटीन है जो डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस होने से बनता है। एंड बनने के बाद भी ये टायरोजिनेज सिर्फ तभी ही एक्टिवेट होता है जब हमारा शरीर उसे फ्री रेडिकल्स और कॉपर आयन सप्लाई करे। सो ग्लूटाथायोन यहां पर क्या करता है, तो वो फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है जिससे यूमेलेनिन का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। बिसाइड्स, ग्लूटाथायोन के साथ यूजुअली हाइड्रोक्विनोन और विटामिन ई जैसे और भी एंटीऑक्सीडेंट्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं ताकि ग्लूटाथियोन और भी ज्यादा पोटेंट हो जाए और इस कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से टायरोजिनेज एक्टिविटी और भी ज्यादा सप्रेस हो जाती है जिससे यूमेलेनिन क्रिएट होने का प्रोसेस ही ब्रेक हो जाता है। अब ये तो था ग्लूटाथियोन का सिर्फ एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्लूटाथायोन साथ ही साथ दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी काम करता है। सो ग्लूटाथायोन बेसिकली 3 अमीनो एसिड्स ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और सिस्टीन इनके कॉम्बिनेशन से बना होता है। सो बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ सिस्टीन, वो फोलेमेलेनिन यानी कि लाइटर मेलेनिन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। सो इस तरह से बेसिकली वो यूमेलेनिन प्रोडक्शन को कम और फियोमेलेनिन यानी कि लाइटर पिगमेंट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर स्किन को एक मच लाइटर टोन दे देता है। सो अब तक आपने जाना कि कैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए टायरोजिनेज को रोका जा सकता है। अब इसके अलावा 2 और भी तरीके हैं जिससे टायरोजिनेज एंजाइम को रोका जा सकता है, जो कि ये स्किन व्हाइट कराने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, मर्क्यूरी सॉल्ट्स और कोजिक एसिड का इस्तेमाल। ये दोनों चीजें कॉपर आयंस को ब्लॉक करती है, जो अगेन टायरोजिनेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। सो वंस अगेन, कॉपर आयन के एब्सेंस में टायरोजिनेज डाउन, सो मेलेनिन भी डाउन। अब तीसरा मेथड है ऐसे स्किन वाइटनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना जिन्हें कॉमनली रेटिनॉइड्स कहा जाता है। ये ड्रग क्लास तो सीधा टायरोजिनेज एंजाइम के जीन एक्सप्रेशन को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे अगेन यूमेलेनिन प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द स्किन वाइटनिंग एजेंट्स स्किन वाइटन करने के लिए टायरोजिनेज एंजाइम को ही ब्लॉक करते हैं, लेकिन एज आई सेड अर्लियर, स्किन वाइट कराने के और भी तरीके हैं जिसमें टायरोजिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक किए बिना भी मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। यानी लाइक आई सेड अर्लियर, टायरोजिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक करके स्किन को लाइट कराने के 2 मेजर तरीके हैं। टायरोजिनेज एंजाइम को मैनिपुलेट करके यूमेलेनिन प्रोडक्शन कम कर दो, या तो सिस्टीन सप्लाई को मैनिपुलेट करके फियोमेलेनिन प्रोडक्शन को बढ़ा दो। एंड ईदर वे रिजल्ट्स अच्छे होंगे, बट बस सिर्फ टेम्पररी होंगे। जैसे ही आप इन चीजों के पिल्स या इंजेक्शंस लेना बंद कर दोगे, आपका ओरिजिनल कलर फिर से वापस लौटने लगेगा। और शायद सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा के केस में भी यही हुआ होगा। सो अब सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आखिर कैसे मिलेंगे? वेल, उसके लिए कई सेलेब्स इन प्रोसीजर्स के साथ दूसरे थोड़े सेमी परमानेंट प्रोसीजर्स के लिए भी ऑप्ट करते हैं, जो कि आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन, जिसमें मेलानोसाइट्स और मेलानोसोम्स को ही सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुछ केमिकल्स है जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज स्किन ब्लीचिंग एजेंट है, और एसिलिक एसिड, ये मेलेनिन बनाने वाले मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि मेलेनिन बनाने वाले सेल्स को ही मार देते हैं। इन केमिकल्स को भी स्किन वाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सीधा मेलेनिन बनाने वाली फैक्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और क्योंकि ये बॉडी के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये साइटोटॉक्सिक होते हैं और आगे जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो हमने अब तक बात कर ली 2 मेथड्स की। नंबर 1, टायरोजिनेज की एक्टिविटी को रोकना। नंबर 2, मेलानोसाइट्स को ही किल करना।
और तीसरा है मेलानोसोम्स यानी सिंपली मेलानिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस ट्रीटमेंट को लेजर्स की मदद से कराया जाता है, जिसमें मेलानिन के पिगमेंट्स के पैकेट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर ये छोटे पार्टिकल्स या तो हमारे इम्यून सिस्टम्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं या फिर कुछ दिनों में डेड स्किन सेल्स के साथ नेचुरली शेड हो जाते हैं। सो एज यू कैन सी, कई सारे केमिकल और फिजिकल स्किन वाइटनिंग एजेंट्स हैं जिनकी मदद से सेलिब्रिटीज अपने स्किन का कलर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई शेड्स व्हाइट कर लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। सो अब आता है मेन सवाल, क्या ऐसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स एक आम इंसान को भी लेना चाहिए? वेल देखो, इसके लिए मल्टीपल चीजें मैटर करती है, जिसमें से पहली चीज है इनका एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। तो जो दो सबसे इफेक्टिव और कंपैरेटिवली सेफर ट्रीटमेंट्स है, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस और लेजर ट्रीटमेंट, इसमें लेजर व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट के एक सेशन का कॉस्ट 4,000 से 40,000 रुपए तक जाता है और रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 6 सेशंस लगते हैं, यानी कि इन टोटल 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और इसके बाद भी जो टाइम टू टाइम आपको फॉलो अप सेशंस करने पड़ेंगे, उसके लिए भी अलग चार्जेस लगते हैं। और फिर अगर बात करें ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस की, तो इसमें डॉक्टर्स के हिसाब से रेकमेंडेड स्किन व्हाइटनिंग का डोजेज 900 मिलीग्राम्स का होता है, जो कि हर वीक लेना होता है। इस इंजेक्शन को भी एक ही बार में नहीं बल्कि 2-3 इंजेक्शंस के स्प्लिट में लेना होता है और ऐसा एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों तक कंटिन्यू करना पड़ेगा टू सी व्हाइटनिंग इफेक्ट्स। अब ग्लूटाथियोन के एक सिंगल इंजेक्शन की कीमत होती है करीब 40,000 रुपए, तो अगर 3 हफ्तों के ट्रीटमेंट की कॉस्ट पकड़े तो कॉस्ट सीधा 3,60,000 तक शूट कर जाता है। एंड देन अगर आपको ग्लूटाथियोन के पिल्स खाने हैं तो उसमें भी 15 टैबलेट्स का एक पैकेट मिलता है और 500 मिलीग्राम्स ईच, और उसकी कीमत होती है करीब 2,500 रुपए पर पैकेट। अब क्योंकि इंजेक्शन से कम इफेक्टिव होते हैं, तो अगर जनरल गाइडलाइंस फॉलो करे तो एक 50 किलो के इंसान को रोजाना 2 टैबलेट्स खाने पड़ेंगे और उसके बाद भी एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना इंजेक्शन से होता है। यानी ये टैबलेट्स लेकर भी आराम से कॉस्टिंग 30 से 60,000 रुपए चली जाएगी और इंजेक्शन जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं, वो भी गारंटीड नहीं है। ऊपर से एज आई सेड अर्लियर, ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से परमानेंट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप एंड कलर, आपको ये ट्रीटमेंट्स हर कुछ महीनों के इंटरवल्स पर रिपीट मोड पे कराते रहना पड़ेगा। खैर, प्राइस के अलावा दूसरा मेजर फैक्टर जो आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए वो है साइड इफेक्ट्स, जो कई बार पेशेंट से छुपाए जाते हैं। लेजर स्किन व्हाइटनिंग से स्किन में स्कारिंग, इन्फेक्शंस, इन सब का भारी खतरा रहता है और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि स्किन हद से ज्यादा लाइट हो गई है, इवन कॉजिंग ल्यूकोडर्मा। ग्लूटाथियोन की बात करें तो अभी फरवरी 2020 में फिलीपींस के एक स्पा में ग्लूटाथियोन सेशन के बाद एक शाइरिल जी डिस्टोर नाम की औरत हार्ट अटैक से मर गई। आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था ग्लूटाथियोन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, लेकिन यही फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। प्लस इसके अलावा ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे हार्ट की रिदम मेंटेन करने का भी काम करते हैं और इसीलिए शाइरिल के केस में उनकी डेथ हुई कार्डियक एरिथमिया की वजह से, यानी सिंपली पुट उनके हार्ट का रिदम ही बिगड़ गया, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ग्लूटाथियोन के इंट्रावेनस इंजेक्शंस को स्किन व्हाइटनिंग पर्पसेस के लिए यूज करने से एफडीए ने तक मना कर रखा है, एफडीए बैन कर चुका है, क्योंकि उससे रैशेस, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ऐसे कई खतरनाक साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। देन रही बात हाइड्रोक्विनोन की, जो कि स्किन ब्लीचेस में और ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस में भी यूज किया जाता है, तो इस केमिकल के लॉन्ग टर्म यूसेज से ओक्रोनोसिस हो सकता है, जो कि कॉस्मेटिकली काफी डिसफिगरिंग होता है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज हाइड्रोक्विनोन, जैसे मैंने कहा, मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होता है। सो ये केमिकल एक पोटेंशियल कार्सिनोजन है, जो अगेन एफडीए द्वारा बैंड है, यानी इसके यूसेज से भी वर्स्ट केसेस में कैंसर भी हो सकता है। फिर अगर बात करें मर्क्यूरी सॉल्ट्स और कोजिक एसिड की, तो यार मर्क्यूरी सॉल्ट ये ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पॉइजन है। हमने चार्ट में देखा था, ये दोनों कॉपर आयंस को ब्लॉक करके यूमेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकते हैं। लेकिन आई थिंक ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मर्क्यूरी लिटरली पॉइजन है, एक टॉक्सिक हैवी मेटल है जिसका 0.0001 mg डोज भी मर्क्यूरी पॉइजनिंग और मिनामाटा डिजीज जैसे घातक इफेक्ट्स दिखाने के लिए काफी होता है। और फाइनली बात रही कोजिक एसिड की, तो इसके साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन में ऐसे ब्लिस्टर्स का बनना। प्लस भूलो मत, इंडिया में फेक कॉस्मेटिक ड्रग्स का भी एक पूरा नेक्सस चलता है। अभी हाल ही में 2018 में बेंगलुरु के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 13.5 लाख के इलीगल स्किन व्हाइटनिंग ड्रग्स को जब्त किया। एंड इन द सेम ईयर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 150 ऑफिशियल्स की टीम लेकर
8 सिटीज में रेड मारी थी, जिसमें पता चला कि इंडिया में करोड़ों रुपयों के इलीगल स्किन वाइटनिंग ड्रग्स मैन्युफैक्चर और स्मगल किए जा रहे हैं। और नतीजा यह है कि आपको ऐसे कितने ही सारे केसेस मिल जाएंगे कि लोग स्किन वाइटनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा उनकी स्किन बर्न हो जाती है, डार्क हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन, रैशेस, पिंपल्स होने लगते हैं। एंड वर्स्ट केसेस में तो जैसे हमने देखा, ओवरडोसेस या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर और डेथ भी हो सकती है। और ये सब रिस्क किस लिए? लिटरली एक साइंटिफिक क्लेम या एविडेंस नहीं है कि लाइटर स्किन टोन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉलोनियल पास्ट है जिसने ये बिलीफ हमारे दिमाग में घुसा डाली, ये माइंडसेट क्रिएट कर दिया है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, फ्रेंच से लेकर पोर्चुगीज तक, जिसने भी हम पर राज किया उनका स्किन टोन हमेशा हमसे फेयर था। और इसीलिए हमने लाइटर स्किन टोन को पावर, रॉयल्टी, हाई क्लास, एलिटिज्म से जोड़ दिया।